नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। एक ही फ्रेम में नजर आए मोदी वसुंधरा, क्या मैडम को मिलेगी सत्ता की चाबी? फिर शुरू हुई राजनीतिक चर्चा। जेडीयू का दलित कार्ड 26 नवंबर को भीम संसद में 1 लाख लोगों के महाजुटान में सीएम नीतीश देंगे संदेश। पवन खेड़ा के पीएम मोदी को चुनौती, 48 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए, फिर सारे रंग याद आ जाएंगे। मोसाद सीआईए की सटीक चाल, बाइडेन की आखिरी धमकी तो घुटनों पर आया हमास, इजराइल संग यूं हुई डील। गंगवा के मेकर्स ने चली बड़ी चाल, सूर्या के फिल्म को 38 भाषाओं में रिलीज करने की बड़ी तैयारी। अब खबर विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी प्रचार प्रसार में जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के एक साथ मंच पर नजर आने से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो सत्ता की चाबी राजे के हाथ में ही होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच सियासत में पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के एक मंच पर नजर आने की घटना ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। इस घटना के बाद अटकलों का बाजार जमकर गर्म हो गया है। राजनीतिक लोग इसके मायने निकाल रहे हैं, वही वसुंधरा राजे के समर्थक इसका अपना मतलब निकाल रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस घटना से कांग्रेस को दबाव देकर यही संकेत देना चाहती है, यही संकेत देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी में सब ठीक है और कोई बिखराव नहीं है। पीएम मोदी राजस्थान में प्रचार की कमान संभाले हुए है। इसको लेकर लगातार उनकी चुनावी रैलियां, रोड शो आयोजित हो रही है। 30 नवंबर को शाम प्रचार प्रसार का दौर थम जाएगा। उधर पीएम मोदी की सभाओं के दौरान वसुंधरा राजे भी मंच पर मोदी के साथ नजर आई। इसको लेकर सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। बीते कई दिनों से सियासत में वसुंधरा राजे को बीजेपी की ओर से साइडलाइन किए जाने को लेकर जमकर चर्चाएं हो रही थी। बीजेपी ने इसके माध्यम से इन चर्चाओं को खारिज करने का प्रयास किया है। राजनीतिक जानकार इसके कई मायने निकाल रहे हैं। इधर मतदान से पहले मोदी और वसुंधरा एक मंच पर नजर आ रहे हैं, जो सियासत में काफी चर्चित हो रही है बात। बीजेपी ने इसके माध्यम से पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। मोदी ने मंगलवार को राजस्थान में अपने धुआंधार चुनावी दौरे की शुरुआत अंता यानी 12 में चुनावी सभा से की। हाडोती इलाके में इस सभा के दौरान मंच पर राज्य के बड़े नेताओं में केवल वसुंधरा राजे थी। इसके अलावा उनके बेटे व सांसद दुष्यंत सिंह और पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी थे। इस दौरान यह पहला मौका था। इस दौरान मंच पर मोदी का फूलों की बड़ी माला से स्वागत किया गया, तो फ्रेम में 2 बड़े चेहरे मोदी और राजे ही थे। मंच पर मोदी के एक और राजे और दूसरी ओर दुष्यंत बैठे थे। कार्यक्रम के दौरान मोदी इन दोनों से संवाद करते नजर आ रहे थे। कांग्रेस अपने प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे को साइडलाइन किए जाने को लेकर बिना नाम लिए बीजेपी पर जमकर निशाना लगा रही है। प्रियंका गांधी ने अपनी सभा में निशाना साधते हुए कहा कि मोदी कहते हैं कांग्रेस को राजस्थान से ऑल आउट कर देंगे, लेकिन बीजेपी को खुद हिट विकेट हो रही है, अपने नेताओं को साइडलाइन कर रही है। बीजेपी में हर जगह बिखराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के इस हमले को लेकर पीएम मोदी ने भी वसुंधरा राजे के साथ मंच पर मौजूदगी से कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश की है। कांग्रेस लगातार राजस्थान में सीएम फेस को लेकर मुद्दा बना रही है। प्रियंका गांधी ने अपनी सभाओं में मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि क्या चुनाव के बाद मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके पास तो मुख्यमंत्री के लिए कोई नेता ही नहीं है। बता दें कि बीजेपी इस बार राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ रही है। उधर वसुंधरा राजे के समर्थक काफी समय से उन्हें सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस मांग को खारिज करते हुए कमल के फूल के निशान पर ही चुनाव लड़ने की बात कही है। बिहार में जेडीयू की ओर से 26 नवंबर को भीम संसद रैली आयोजित की जा रही है। पटना के वेटनरी कॉलेज में रैली जोरों शोरों से रैली की
की तैयारियां चल रही है। आरक्षण का दायरा बढ़ने के बाद जेडीयू की इस रैली को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार इस रैली की मदद से बिहार की करीब 22% दलित वोट बैंक को संदेश देने का काम करेंगे। बिहार की राजधानी पटना के वेटनरी मैदान में 26 नवंबर को भीम संसद रैली की तैयारियां अंतिम चरण में है। भीम संसद रैली को सफल बनाने के लिए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी लगातार बैठक और छोटी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भी पार्टी नेताओं की बैठक हुई। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि आज सांप्रदायिक शक्तियां देश को अस्थिर करने में लगी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, इसलिए आज जरूरत है कि समाज के सभी लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व को और ताकत दे। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि 26 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूती देने के साथ आरक्षण और संविधान विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे। भीम संसद को जेडीयू की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के पहले दलित वोट बैंक को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। भीम संसद का स्लोगन है संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ। इस रैली को सीएम नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत अन्य विपक्षी नेता भी संबोधित करेंगे। इससे पहले 10 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि भीम संसद रथ के जरिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्श, विचार और उनके कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला बोल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई को 48 घंटे के लिए हमारे हाथों में दे दे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना बनाया। उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कहा कि 7 दिन नहीं, सिर्फ 48 घंटे ईडी और सीबीआई को हमारे हाथों में दे दीजिए, प्रधानमंत्री को सारे रंग याद आ जाएंगे। इस दौरान पवन खेड़ा ने बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे लाल डायरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कौन सी डायरी में क्या लिखा है हमें अच्छी तरह से मालूम है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी जमकर निशाना लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत करते हुए पवन खेड़ा ने जब लाल डायरी के मुद्दे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने उल्टा बीजेपी को ही इस मुद्दे पर घेर लिया। उन्होंने कहा कि कौन सी डायरी में क्या लिखा है हमें अच्छे से मालूम है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना बनाते हुए कहा कि इन दोनों का नाम किस डायरी में लिखा है हमें पता है। उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि हमें 48 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दीजिए, हम बता देंगे कि कौन सी लाल डायरी, नीली और पीली डायरी है, प्रधानमंत्री जी को सब रंग याद आ जाएंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर कहती रहती है। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए सवाल उठाया कि आखिर कोई बीजेपी का नेता यह तो बताए कि कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज उत्तारी और गौस मोहम्मद बीजेपी के पोलिंग बूथ एजेंट थे या नहीं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में लोगों को राहत देकर जनता का विश्वास जीता है। जनता ने हमारी गारंटी और विकास कार्य देखे हैं, इसलिए इस बार जनता चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से बने। गाजा युद्ध में एक अहम घटनाक्रम हुआ है। इजराइल और हमास के बीच 50 बंधकों की रिहाई और अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। इस डील को कराने में मोसाद और CIA के चीफ की अहम भूमिका है। वही जो बाइडेन के कतर के अमीर को फोन करना काम कर गया। इजराइल और हमास के बीच 50 बंधकों की रिहाई को लेकर समझौता हो गया है। इसके साथ ही अस्थायी संघर्ष विराम को लेकर भी दोनों ही पक्षों के बीच सहमति बन गई है। गाजा में युद्ध के बीच दोनों में यह समझौता आसान नहीं था, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA के प्रमुख ने दिन रात एक करके यह समझौता कराया। इस डील को लेकर अमेरिका की साख भी दांव पर लगी थी, इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन को कतर
कतर के प्रमुख समेत कई लोगों को बार बार फोन तक करने पड़े। एक समय स्थिति यह आ गई थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी राजनीतिक ब्रेट का हाथ तक पकड़कर रोकना पड़ा, जो इजरायली कैबिनेट की तनावपूर्ण मीटिंग के दौरान बाहर जाने लगे। यह बैठक हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई के लिए आयोजित की गई थी। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के समन्वयक ब्रेट से कहा, हमें इस डील की जरूरत है। इससे पहले नेतन्याहू और बाइडेन के बीच फोन पर हमास के 50 बंधकों की रिहाई को स्वीकार करने पर सहमति बनी। इसमें इजरायली महिला और बच्चे शामिल हैं। इस डील की दिशा में 2 दिन पहले एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब हमास ने कई दिनों की आनाकानी के बाद आखिरकार बंधकों की उम्र, लिंग और राष्ट्रीयता को बताने को राजी हो गया। इससे पता चला कि हमास ने कई बच्चों और मासूमों को भी बंधक बनाया है। CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के होने में कतर अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन हमास पर उसकी उतनी पकड़ नहीं है। हमास ने बीच में बातचीत तोड़ने की धमकी दी। उसने मांग की कि इजराइल की सेनाएं जो अल शिफा अस्पताल में गई है वो वहां से चली जाए। इजरायली सेना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने संकेत दिया कि वह हॉस्पिटल को चलाती है। एक बार जब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति के साथ शिखर वार्ता से फ्री होकर कतर के अमीर को फोन किया। उन्होंने साफ संदेश दिया, समय बीता जा रहा है। बाइडेन के इस धमकी भरे संदेश के बाद कतर के अमीर ने आश्वासन दिया कि वह इस डील को कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अगले दिन अमेरिकी राजनयिक ब्रेड मैकगुर्क ने दोहा में कतर के अमीर से मुलाकात की और डील की शर्तों को देखा। इसके तहत पहले चरण में कैसे महिलाओं और बच्चों को छोड़ा जाएगा, साथ ही हमास को इसके लिए समझाया जाएगा कि वह कैसे और ज्यादा बंधकों को छोड़ दे। इस मीटिंग के दौरान CIF चीफ को फोन किया गया। इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने रविवार को बहुत कम बदलाव के साथ इस डील को मंजूरी दे दी। इस समझौते की शर्तों को कतर के अमीर ने हमास के पास भेजा और वहां से मंगलवार को सुबह संदेश आया कि हमें यह स्वीकार है। बाइडेन प्रशासन को शुरू से भरोसा था कि कतर के जरिए हमास के साथ डील को कराया जा सकता है। इजराइल ने मोसाद के चीफ को हमास के साथ चल रही इस वार्ता का मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया था। इस दौरान अमेरिका से CIA चीफ विलियम ने मोर्चा संभाल लिया। कतर के PM मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने सीधे हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के साथ बात की। आखिरकार इजराइल और हमास के बीच 50 बंधकों की रिहाई और अस्थायी युद्ध विराम पर समझौता हो गया। इजराइल के कैबिनेट ने फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम को बुधवार को मंजूरी दी, जिससे 6 सप्ताह से जारी विध्वंसक युद्ध कुछ दिन के लिए रुक जाएगा। इस दौरान गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के बदले इजराइल के जेलों में बंद फिलिस्तीन के कैदियों को छोड़ा जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन के कार्यालय ने कहा कि समझौते में 4 दिवसीय युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। इस दौरान इजराइल गाजा में हमले रोक देगा, जबकि हमास बंधक बनाए गए इजराइल के लगभग 240 लोगों में से कम 50 बंधकों को रिहा कर देगा। सबसे पहले बंधक महिलाएं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। साउथ के सुपरस्टार सूर्या जल्द ही बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं। उनकी फिल्म का नाम है कंगुआ, जो कि 38 भाषाओं में रिलीज होगी। मेकर्स ने फैंस को सरप्राइज दे डाला है। चलिए बताते हैं कि आखिर कंगुआ कब तक रिलीज होगी और सूर्या के साथ दिशा पाटनी भी इस फिल्म में नजर आएगी। मेगास्टार सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगुआ लगातार चर्चा में है। मेकर्स ने मेगास्टार के जन्मदिन पर फिल्म की पहली झलक दिखाई थी। इसके बाद एक दिलचस्प पोस्टर भी सामने आया था, जो कंगुआ की जोरदार दुनिया से रूबरू कराता है। अब मेकर्स इतिहास रचने के लिए तैयार है, क्योंकि यह फिल्म दुनिया भर में 48 भाषाओं में 3D और IMAX फॉर्मेट में रिलीज की जाएगी। कंगुआ एक शानदार विजुअल फिल्म होने के नाते तैयार है। भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जो 3D और IMAX प्रारूपों में दुनिया भर में 38 भाषाओं में रिलीज होगी। प्रोड्यूसर ज्ञानवेल राज ने बताया कि वे कंगुआ के मार्केटिंग और रिलीज के मामले में उन क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां तमिल सिनेमा अभी तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा कंगुआ के साथ तमिल सिनेमा बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ऑडियंस तक पहुंचने में नए दरवाजे खोलने वाले हैं। कंगुआ की दुनिया असली और कड़ी होगी और दर्शकों को एक नया विजुअल अनुभव कराएगी। मानवीय भावनाएं, दमदार प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर पहले
कभी भी ना देखे गए ऐसे एक्शन सीन फिल्म के मूल होंगे। कंगुआ की कास्ट की बात करें तो कंगुआ शिव द्वारा निर्देशित और इसमें सूर्या और दिशा पाटनी मुख्य भूमिका में है। फिल्म में वेंट्री पलानीसामी और सिनेमेटोग्राफी और रॉक स्टार देवीश्री प्रसाद का म्यूजिक स्कोर है। फिल्म की बाकी दूसरी स्टार कास्ट का खुलासा आने वाले समय में हो जाएगा। टीम जल्द ही इस फिल्म के बारे में दिलचस्प फैक्ट अपडेट करेगी जो मेगास्टार सूर्या के फैंस के उत्साह को और अधिक बढ़ा देगा। मेकर्स कंगुआ को 2024 की गर्मियों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।